एक ऐसा सितारा जो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन अचानक एक बंद कमरे में उसकी कहानी खत्म हो गई। सवाल आज भी वही है, क्या ये एक दुखद आत्महत्या थी या एक ऐसी साजिश जो आज भी अंधेरे में छुपी है? और ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये पूरे देश के जहन में गूंजता रहा है। आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जो भी जानकारी है, पुलिस रिपोर्ट्स, परिवार के आरोप, मीडिया की कवरेज, उसके आधार पर यह समझेंगे कि एक एक्टर की मौत एक राष्ट्रीय जुनून और एक अनसुलझा रहस्य कैसे बन गई। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये सब घूमता है। सुशांत सिंह राजपूत, पटना का एक लड़का, पढ़ाई में मतलब बहुत ही होशियार, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंकर। हाँ, कागज पर तो भविष्य बिल्कुल तय था, एक कामयाब इंजीनियर। लेकिन उसकी अपनी कहानी का हीरो वो खुद बनना चाहता था, और वो हीरोपंती उसे एक्टिंग में दिखती थी, इंजीनियरिंग में नहीं। यही जुनून था जो उसे दिल्ली से मुंबई ले आया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, है ना? अपना एक सेट करियर छोड़कर एक ऐसी दुनिया में जाना जहां कुछ भी पक्का नहीं होता। और वो जुआ काम कर गया। टीवी पर पवित्र रिश्ता के मानव के तौर पर वो हर घर का हिस्सा बन गए, एक ऐसा चेहरा जिसे लोग सच में प्यार करते थे। लेकिन उनका सपना तो और भी बड़ा था, बॉलीवुड। और वहां भी उन्होंने कायपूचे से लेकर MS धोनी और छिछोरे जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि वो यहाँ टिकने आए हैं। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, सुशांत सिर्फ एक और बॉलीवुड हीरो नहीं थे। उनकी शख्सियत उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इन सब की बातें करते थे। इसी वजह से लोग उनसे एक अलग तरह का कनेक्शन महसूस करते थे। वो एक थिंकर एक्टर थे, सिर्फ एक स्टार नहीं। बिल्कुल। और शायद इसी गहरे कनेक्शन की वजह से जब उनकी मौत की खबर आई तो लोगों का रिएक्शन भी उतना ही गहरा और इमोशनल था। और फिर वो दिन आया, 14 जून 2020, मुंबई के बांद्रा में उनके अपार्टमेंट से खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। और जो पहली आधिकारिक जानकारी पुलिस की तरफ से आई, वो सिर्फ एक शब्द था, आत्महत्या। उस एक शब्द ने जैसे पूरे देश को एक शॉक में डाल दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। देखिए, किसी भी हाई प्रोफाइल केस में शुरुआती जानकारी बहुत सावधानी से दी जाती है, लेकिन यहाँ कुछ ही घंटों में इसे सुसाइड का मामला मान लिया गया। मतलब मुंबई पुलिस की शुरुआती थ्योरी यही थी कि वो डिप्रेशन में थे, करियर को लेकर तनाव था। हाँ, यही कहा गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पहली नजर में इसी थ्योरी को मजबूत किया। मौत की वजह बताई गई एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी फांसी लगाने से दम घुटना। तो मतलब पुलिस के हिसाब से तो मामला सीधा और साफ था, केस बंद हो जाना चाहिए था। कागज पर तो यही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये एक और दुखद कहानी है जहां शोबिस की चकाचौंध के पीछे का अंधेरा एक और जिंदगी निगल गया। लेकिन ये कहानी बंद होने की बजाय यहीं से असल में शुरू हुई। और इसकी वजह बना परिवार का एक बयान, सुशांत के पिता का बयान, है ना, जब उन्होंने कैमरे पर आके कहा, मेरा बेटा डिप्रेशन में नहीं था। बिल्कुल, वो एक लाइन इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट थी। उस एक वाक्य ने मुंबई पुलिस की पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। और ये सिर्फ एक भावनात्मक इनकार नहीं था। इसके बाद परिवार ने पटना में एक FIR दर्ज करवाई, और उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे। हाँ, बहुत गंभीर। उन्होंने सीधे सीधे सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाए। क्या थे वो आरोप? क्योंकि यहीं से चीजें बहुत ज्यादा उलझनी शुरू हो गईं। आरोप थे आर्थिक धोखाधड़ी, मतलब सुशांत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए निकालने का। फिर था मेंटल मैनिपुलेशन, यानी उसे मानसिक रूप से परेशान करना और परिवार से दूर करना। और यहां तक कि उसे ब्लैकमेल करने और धमकाने के भी आरोप थे। तो जो कहानी पहले एक सिंपल सुसाइड लग रही थी, वो अब अचानक एक साजिश की कहानी में बदल गई। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरे देश की ऊर्जा इसी एक केस पर फोकस हो गई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत एक आंदोलन बन गया। हर कोई जासूस बन गया था। ये एक अभूतपूर्व घटना थी। ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल नहीं था, ये एक तरह का पब्लिक ट्रायल था। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है कि ये सब सच खोजने के लिए हो रहा था या सनसनी बेचने के लिए? सही बात। हर टीवी चैनल ने अपनी एक अदालत लगा ली थी। हर रात एक नया खुलासा होता था, एक नया विलन पेश किया जाता था। जानकारी, आधी अधूरी जानकारी और कोरी अफवाहों के बीच की लाइन मतलब पूरी तरह मिट गई थी। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि इससे एक व्यक्तिगत त्रासदी एक नेशनल स्पेक्टिकल यानी सार्वजनिक तमाशे में बदल गई। बिल्कुल। और
इसे सिर्फ मीडिया की टीआरपी की भूख कहना भी अधूरी बात होगी। ये भारत में संस्थानों पर घटते भरोसे का भी एक प्रतीक बन गया। जब लोगों को लगा कि सिस्टम सच को दबा रहा है तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपनी अदालत बना लिया। ये घटना इस बात की एक केस स्टडी है कि कैसे सूचना के शून्य को साजिश की कहानियां भर देती हैं। और इस पूरे तमाशे के केंद्र में एक नाम था रिया चक्रवर्ती। परिवार के सारे आरोप सीधे उन पर थे। उन्हें एक विलन की तरह पेश किया जा रहा था। हाँ, वो इस कहानी की मुख्य किरदार बन गई। एक तरफ परिवार और उनके समर्थक थे जो उन्हें मास्टरमाइंड बता रहे थे। दूसरी तरफ रिया का अपना पक्ष था। उन्होंने इंटरव्यू दिए और कहा कि वो खुद एक पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि वो सुशांत से प्यार करती थी और उनकी देखभाल कर रही थी, और सारे आरोपों को झूठा बताया। हाँ, तो अब देश के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं और लोग अपनी अपनी पसंद की कहानी पर यकीन कर रहे थे। और फिर इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, ड्रग्स। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जब पैसों के लेन देन की जांच कर रहा था तो उन्हें कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिली, और फिर सीन में एंट्री हुई एनसीबी की। और यहां जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। जांच का पूरा फोकस सुशांत की मौत के कारण से हटकर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर शिफ्ट हो गया। अचानक से व्हाट्सएप चैट्स लीक होने लगीं, बड़े बड़े सितारों को पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा। ऐसा लगा जैसे सुशांत की मौत की जांच पीछे छूट गई हो और एनसीबी पूरे बॉलीवुड की सफाई करने निकल पड़ी हो। मेरे मन में भी यही सवाल आता है। मान लीजिए कि ड्रग्स का एंगल था भी, लेकिन क्या वही पूरी कहानी थी, या ये मुख्य मुद्दे से मौत के असली कारण से ध्यान भटकाने का एक तरीका बन गया? ये इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एनसीबी ने कई गिरफ्तारियां की, रिया चक्रवर्ती को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन मौत की गुत्थी वहीं के वहीं उलझी रही। ड्रग्स का मिलना एक बात है, लेकिन क्या इसका मौत से सीधा कोई लेना देना था? ये सवाल कहीं खो गया। और इस उलझन को जांच एजेंसियों के बीच की खींचतान ने और बढ़ा दिया। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस की एंट्री। वो तो एक अलग ही ड्रामा था। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर ऐसी सार्वजनिक लड़ाई हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। बिहार पुलिस की टीम मुंबई आई तो उनके एक अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया। हाँ, दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने आ गई थीं। इससे तो जांच की विश्वसनीयता पर और भी सवाल उठे होंगे। बिल्कुल। लोगों को लगा कि अगर एजेंसियां आपस में ही लड़ रही हैं तो सच बाहर कैसे आएगा। शायद इसी वजह से सीबीआई जांच की मांग इतनी तेज हुई। लोगों को लगा कि अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद तो यही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा तो लोगों ने जश्न मनाया। लगा कि अब कुछ ही हफ्तों में रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। और सीबीआई ने आज तक कोई क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल नहीं की है। नहीं, वो मुख्य सवाल कि हुआ क्या था आज भी आधिकारिक तौर पर अनुत्तरित हैं। इस खालीपन ने एक और बहुत बड़ी बहस को हवा दी, नेपोटिज्म। हाँ, भाई भतीजावाद। सुशांत की मौत को एक प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। उन्हें एक प्रतिभाशाली आउटसाइडर के रूप में पेश किया गया जिसने अपने दम पर जगह बनाई, लेकिन बॉलीवुड के इनसाइडर्स ने उसे कभी अपनाया नहीं, उसे परेशान किया। ये एक नैरेटिव बना। और ये बहस बहुत पर्सनल भी हो गई। कई बड़े फिल्म मेकर्स और स्टार किड्स को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। इसने इंडस्ट्री को साफ तौर पर दो खेमों में बांट दिया। बिल्कुल। इस मामले ने बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे की दरारों को उजागर कर दिया। लेकिन अगर हम वापस केस पर लौटें तो इतनी बहसों और जांचों के बाद भी आज भी कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया है। हाँ, उन अनसुलझे सवालों पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उनके घर के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ये बात कुछ हजम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और यहीं से संदेह की पहली कील ठोकती है। अगर फुटेज होती तो शायद हमें पता होता कि उस रात या सुबह कौन कौन आया गया। दूसरा बड़ा सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि ये सुसाइड है, लेकिन बाद में कई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस पर सवाल उठाए। हाँ, कहा गया कि गले पर मिले निशान सिर्फ लटकने से नहीं आ सकते। इन विरोधाभासों पर खूब बहस हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर इन्हें कभी सुलझाया नहीं गया। एएनएस के पैनल ने भी हत्या की आशंका से तो इनकार किया, लेकिन ये भी माना कि क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया था। तो 100% निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल था। सही बात। तो एक तरह से ये सवाल भी खुला ही रह गया। और सुशांत के फोन और लैपटॉप का डेटा उस तक पहुंचने में भी देरी की बातें सामने आई थीं। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। आरोप लगे कि उनके डिजिटल डिवाइसेस को तुरंत सुरक्षित नहीं किया गया,
जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रही। और डिजिटल फुटप्रिंट्स आज के जमाने में किसी भी जांच की रीढ़ होते हैं। और आखिर में गवाहों की चुप्पी। इस केस में कई लोग थे, दोस्त, कर्मचारी। कुछ लोग जो शुरू में मीडिया में बहुत कुछ बोल रहे थे, वो बाद में एकदम खामोश हो गए। इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? ये किसी भी उलझे हुए केस का सबसे रहस्यमयी पहलू होता है। क्या वो डर गए थे? क्या उन पर कोई दबाव था? या फिर उनके पास कहने के लिए और कुछ था ही नहीं? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये चुप्पी उन सवालों की लिस्ट में एक और सवाल जोड़ देती है। तो इतनी सारी एजेंसियां, इतना मीडिया कवरेज, इतने साल, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सुलझावा केस नहीं बल्कि एक मिस्ट्री बनी हुई है। वो मौलिक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या ये आत्महत्या थी या सच अभी भी कहीं दबा हुआ है? शायद इसका निश्चित जवाब हमें कभी न मिले। ये इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी है। हाँ, एक नौजवान प्रतिभाशाली जिंदगी खत्म हो गई और पीछे रह गया सवालों का एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जैसा कहा भी गया है, जवाब मिले या ना मिले, सवाल पूछना हमारा हक है। सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन सच्चाई कभी मरती नहीं।